संविधान भाग 2 नागरिकता। संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन है जो आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है और 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन मिलता है। इन आर्टिकल में बताया गया है कि भारत सरकार किस प्रकार से नागरिकता प्रदान कराती है। भारत में नागरिकता कानून जो बना था 1955 में बना था, नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है, जिसे कई बार संशोधित किया गया है और हाल ही में 2019 में संशोधित किया गया था, जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। किस किस आधार पर नागरिकता दी जाती है भारत में? 5 प्रकार की नागरिकताओं का वर्णन मिलता है भारतीय संविधान में। वो कौन कौन सी है? सबसे पहला आता है जन्म के आधार पर नागरिकता। तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। देखिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जो व्यक्ति भारतीय भूमि पर रहते थे, जो भारतीय भूमि पर रहते थे, उन सभी को बिना किसी शर्त नागरिकता प्रदान की गई। कहने का मतलब है कि उन्हें भारतीय नागरिक माना गया। कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है। भारत सरकार ने किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, मगर वो व्यक्ति जो आज़ादी के समय भारत में था वो भारतीय नागरिक है, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद अगर उसका जन्म भारत में हुआ तब भी वो भारतीय नागरिक होगा। मगर इसमें कुछ अपवाद है। यदि किसी विदेशी का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता ना भारतीय हैं तो वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा। मान लिया कोई विदेशी यहाँ पे 1 साल या 2 साल के टूरिस्ट वीजा पे आ जाता है और उनके बच्चे का जन्म होता है, जबकि उनके माता पिता किसी कोई भारतीय नागरिकता नहीं है, तो उस बच्चे को जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसी तरह से भारत में जो राज निकाय होते हैं, एम्बेसडर होते हैं अलग अलग देशों के, हर देशों में होते हैं, तो वो विद फैमिली रहते हैं कंट्रियों में। तो भारत में भी रहते हैं विदेशी नागरिक, विदेशी राज निकाय, तो अगर उनके बच्चों का जन्म भारत में होता है तो वो भारतीय के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। दूसरा, वंश के आधार पे, वंश या परंपरा के आधार पे, तो ये क्या बताया गया इसमें? वंश के आधार पे का मतलब है अगर तुम्हारे जो वंशज हैं यानी माता पिता हैं जो हमारे, उनमें से अगर कोई भी भारतीय नागरिक है तो उन व्यक्तियों की संतान जो भी होंगे वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अगर माता या पिता जन्म के समय बच्चे के कोई भी भारतीय नागरिक है तो वो भी भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तीसरे, पंजीकरण के आधार पे। पंजीकरण के आधार पे क्या बताया गया इसमें? भारत सरकार ने बताया है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से भारत सरकार के यहाँ आवेदन करके नागरिकता ले सकता है। तो पंजीकरण के आधार पे वो भारत सरकार का किसी विदेशी व्यक्ति को या कोई भी बाहर से आके भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए ये एक आधार है। किसी भी भारतीय को जो भारत में जन्म है और उसके माता पिता भारतीय हैं, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा है भू विस्तार के आधार पे। भू विस्तार के आधार पे क्या मतलब बताया गया है इसमें? अगर किसी भी भाग को भारत में शामिल किया गया है, मान लिया कोई हिस्सा पाकिस्तान से भारत में शामिल किया जाए, अभी जब विवाद चल रहा है एलओसी का, जो पीओके है, पाक है कश्मीर, उसमें जो भी व्यक्ति हैं, अगर भारत सरकार अपने हिस्से में उसे पूरी तरह शामिल कर लेती है तो वो सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तो भू विस्तार के आधार पे अभी कुछ समय पहले भारत ने बहुत सारा हिस्सा बांग्लादेश को दिया था अपनी ज़मीन का, और कुछ हिस्सा भारत को मिला था। तो अगर उस हिस्से में कोई भी भारतीय नागरिक है जो भारत को मिला है तो वो कोई भी नागरिक है तो वो अपने आप ही भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तो भू विस्तार के आधार पे भी नागरिकता प्राप्त की जाती है। देशीयकरण के आधार पे, तो अगर यहाँ भी ये पंजीकरण का ही है ये, अगर कोई विदेशी है वो भारत में आके भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो दूसरे देश की नागरिकता त्याग कर वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो ये 5 तरह की नागरिकताएं भारत में हैं।
अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इनका वर्णन मिलता है। जो हमारा कानून था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, वो क्या था और वो कब कब संशोधित हुआ, जिसे लेके अब विवाद हुआ था। कुछ कुछ समय पहले तुमने नागरिकता को लेके बहुत बड़ा विवाद चला था, सुना होगा उसके बारे में, अभी भी है। तो क्या है वो? नागरिकता अधिनियम 1955, भारत सरकार ने भारतीय संविधान में 1955 में नागरिकता को लेके कानून जोड़े। क्या था ये एक्ट? इसमें बताया गया था कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा और किस प्रकार से नागरिकता ले सकता है। तो ये याद रखना है कि भारत में नागरिकता कानून कब बना, 1955 में इसे बनाया गया था। इसे समय समय पर संशोधित किया गया है, इसमें कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े अंतराल पे सुधार होते रहते हैं। तो क्या क्या सुधार किए गए हैं वो? 1955 में जो कानून बना था, नागरिकता अधिनियम, उसे 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में संशोधित किया गया है। 2019 का जो संशोधन वो बहुत ज़्यादा विवादित था, बहुत दंगे भी हुए हैं इसके लिए और अलग अलग तरह से विरोध हुआ है इसका। क्या था इसे अभी पढ़ेंगे। तो ये एक्ट कब कब संशोधित हुआ, तो ये याद रखना है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और जो अभी इम्पोर्टेंट संशोधन 2019 का। 2019 में क्या प्रावधान किए गए हैं तो वो अभी बताते हैं। 2003 में एक और चीज़ यहाँ पे बनाएगी। 2003 के संशोधन में भारत सरकार ने नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर, जिसको लेके भी बहुत ज़्यादा विवाद है। तो नागरिक रजिस्टर तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 2003 में कानून बनाया था। 2019 का जो संशोधन है जिसका इतना विरोध हुआ था, वो संशोधन क्या था? सी ए ए 2019 का जो अधिनियम है, सी ए ए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो सी ए ए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, पहले इसे सी ए बी, सी ए बी का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जब संसद में आया था तो बिल होता है, जब वहाँ से पारित हो जाता है तो कानून बन जाता है, यानी एक्ट कहलाता है। तो सी ए ए 2019, इस एक्ट में भारत सरकार ने प्रावधान किया था कि 31 दिसंबर 2014 से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीन देश थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले ये हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, ये छह धर्म के जो लोग थे, इनको भारतीय नागरिकता प्रदान कराने के लिए जो नागरिकता अधिनियम था उसको बदला था। भारत सरकार ने 2019 में नागरिकता में कुछ बदलाव किए थे, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहा जाता है। क्या बदलाव थे? उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो हमारे तीन पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्र हैं, इन तीन देशों से आने वाले 6 धर्म के लोग, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, को इन्होंने 11 वर्ष के जो शर्त थी उसे हटा के 5 वर्ष कर दिया। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू है, बौद्ध है, सिख, जैन, पारसी और ईसाई है और वह बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आता है और भारत में है, तो वह अगर 5 साल पूरे करता है भारत में तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। इन तीन देशों के 6 धर्म के लोगों को नागरिकता देने के लिए संशोधन किया गया था संविधान में, उसे कहा जाता है सी ए ए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। जिसमें बदलाव क्या किया गया था? बदलाव किया गया था कि 11 साल की जो बाउंडेशन थी उसे ख़त्म कर कितना, 5 साल भारत में रहना अनिवार्य होगा। डेट थी इसमें 31 दिसंबर 2014। इन्होंने बताया था अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से भारत में है तो भारतीय नागरिक होगा।
31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2019 को उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो 5 साल पूरे होते ही भारतीय नागरिक कहलाएगा। 5 साल की बाउंडेशन थी और डेट लगाई थी 31 दिसंबर 2014 से। ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। इस बिल को भारतीय संसद में लोकसभा में 10 दिसंबर को पारित किया गया। 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया इसे, और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया गया। 3 दिन में जो कानून बनने की प्रक्रिया होती है हमारी, वो पूरी हो गई। कानून तब बनता है जब कोई भी बिल दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा से पास हो, राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे तो वो कानून बन जाता है। तो ये लोकसभा में 10 दिसंबर, 11 दिसंबर को राज्यसभा में और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के पास पहुंचा, और 12 दिसंबर को ही राष्ट्रपति ने इसे पारित कर दिया और ये कानून बन गया। और भारत में इसे 10 जनवरी 2020 से इसे लागू कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद जितने भी ये 6 धर्मों के लोग भारत में थे इन 3 देशों से, वो सब भारतीय नागरिक अपने आप ही कहलाए। तो ये डेट याद रखनी है, 10, 11, 12 और 10 जनवरी को भारत में ये अधिनियम प्रभावी हुआ था। इस एक्ट को लेके भारत में मुस्लिम समुदाय ने बहुत ज़्यादा विरोध किए थे, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम समुदाय था उसको शामिल नहीं किया गया था तीनों देशों में से किसी को भी, जिस बात को लेके इसका विरोध था। दूसरी दूसरी चीज आती है इसमें एनआरसी। ये एनआरसी क्या है? एनआरसी ये भी बहुत चर्चा में है। तो एनआरसी जिसका आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया जाता है, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट के नहीं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट में पारित हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। क्या था ये एनआरसी? एनआरसी का अगर पूरा नाम हम देखते हैं तो राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण, नेशनल, एक सेकेंड, रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण या पंजी। तो ये क्या था? 2003-4 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि असम के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका एक रजिस्टर तैयार किया जाए। असम में ही क्यों? क्योंकि असम में बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था कि भारत असम के जो बहुत ज़्यादा एरिया है वो सीधा सीधा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो असम में बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और लगातार बहुत सालों से आते जा रहे हैं, जिस वजह से असम में जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो लोग नाराज हैं। वो लोग चाहते हैं कि भारत यहाँ पे विदेश से या भारत के किसी और हिस्सों से कोई भी आके ना बसे पूर्वोत्तर में, क्योंकि पूर्वोत्तर की जो बहुत ज़्यादा आबादी है वो जनजाति है और जनजाति किसी भी दूसरे समुदाय को अपने यहाँ पसंद नहीं करते हैं। तो इसी को देखते सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि असम में जितने भी लोग हैं उन सब का एक रजिस्टर तैयार किया जाए, जिसको नाम दिया गया एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। उस रजिस्टर में जिसका नाम दर्ज होगा तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा, यानी असम की भूमि पर रहता है वो। अगर रजिस्टर में उसका नाम नहीं है तो इसका मतलब वो भारतीय नागरिक नहीं है। और ये केवल एक ही स्टेट में तैयार किया गया था भारत में अभी तक, वो केवल असम में तैयार किया गया एनआरसी। तो एनआरसी असम के लिए तैयार की गई थी, केवल भारत के और किसी हिस्से में नहीं हुई है। एनआरसी एक रजिस्टर है नागरिकता का। अगर तुम्हारा नाम इसमें है एनआरसी में तो नागरिक हो तुम भारतीय। अगर एनआरसी में, एनआरसी रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं है तो फिर भारतीय नागरिक नहीं हो। तो ये नागरिकता का एक प्रमाण है जो सिर्फ असम में ही लागू किया गया है, और इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे, लगभग 20 लाख लोग ऐसे हैं जिसमें जिनके नाम इस रजिस्टर में एनआरसी में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग भारतीय नहीं है, बाहर से आने वाले लोग हैं। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया है तो सरकार ने उनके लिए एक और मौका दिया है। अभी इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, मगर रजिस्टर जो तैयार किया गया है उसमें काफ़ी लोग हैं ऐसे जिनके नाम इसमें नहीं आते हैं।
तो एनआरसी नागरिकता का एक प्रमाण है जो सिर्फ असम में ही बनाया गया, भारत के और किसी हिस्से में नहीं बनाया गया है। तीसरा नाम आता है इसमें एनपीआर। एनपीआर, ये एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये क्या है? ये एक तरह की भारत में गणना है लोगों की। ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये है उस बात का प्रमाण कि भारत के किस हिस्से में कितने लोग रहते हैं। और इससे ये मतलब नहीं है, अगर मान लिया तुम उत्तर प्रदेश से हो और दक्षिण भारत में कहीं भी रहते हो, केरला में रहते हो, गोवा में रहते हो, तो तुम्हें ये प्रमाण ये साबित नहीं करेगा रजिस्टर कि तुम यूपी से हो या गोवा से हो। बस तुम्हारा इस बात की पहचान है कि तुम अभी कहाँ हो, इस समय कौन से स्टेट में रहते हो, कितने समय से है और कितने समय तक यहाँ रहोगे। तो भारत सरकार यही जानना चाहती है इस रजिस्टर के जरिए कि भारत के कौन कौन से भाग में कितने लोग रहते हैं, ताकि अगर भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई कानून बनाने की, कोई आपदा आ जाए या कोई राहत कार्य पहुंचाना हो या कुछ स्कीम हो, तो इसकी सहायता ली जा सके। ये सिर्फ इस बात के प्रमाण के लिए तैयार किया गया है कि भारत के जो भूभाग है उसके कौन कौन से भाग में कितने लोग रहते हैं। इसमें भारतीय भी शामिल होंगे और विदेशी भी शामिल होंगे। अगर किसी का नाम इसमें है या नहीं है तो उससे नागरिक होने का या ना होने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इसलिए तैयार किया गया है ताकि भारत सरकार को ये जानकारी हो कि भारत में कितने लोग हैं। जनसंख्या से मतलब नहीं है इसका, भारत में कितने लोग हैं, चाहे वो विदेशी हों या भारतीय हैं, और वो लोग कहाँ कहाँ भारत के कौन कौन से हिस्से में कितने कितने लोग रहते हैं। तो ये किसी गांव में, कस्बे में, ग्रामीण इलाके में, बाढ़ में, शहरी क्षेत्र में लोगों का विवरण शामिल होता है इसमें। यानी किसी भी देश में या किसी भी राज्य में या किसी भी जिले में, गांव में कितने लोग इसमें निवास करते हैं, उस बात के लिए तैयार किया गया, उस बात का प्रमाण है ये। उद्देश्य क्या है इसका? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का उद्देश्य है, इसके जरिए सरकारी योजनाएं बनाई जाएंगी और उन तक लाभ पहुंचाया जाएगा। देश में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसकी सहायता ली जाएगी। देश के नागरिकों को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसमें देखा जाता है कि पिछले 6 माह का डाटा तैयार किया था कि 6 माह से कौन व्यक्ति कहाँ है। यहाँ इस बात का इस बात को प्रमाणित किया जाता है कि कौन व्यक्ति 6 माह से कहाँ है और अगले 6 माह तक वो कहाँ रहेगा। मान लिया तुम केरला में रहते हो और 6 माह से हो और अगले 6 माह तक वहाँ रहोगे, तो फिर तुम्हारा डाटा केरला का तैयार किया जाएगा कि तो फिर ये डाटा तैयार होगा कि केरला में इतने लोग हैं और उस केरला में तुम्हारा नाम भी काउंट होगा, भले से तुम उत्तर प्रदेश से हो। तो ये 6 माह पीछे वाले और 6 माह आगे, यानी कुल मिला के 1 साल का डाटा। अगर तुम 1 साल के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हो तो फिर तुम्हारा नाम उसी जगह काउंट होगा, नागरिकता से इसका मतलब नहीं है। तो ये सिर्फ भारत में रहने वाले टोटल लोगों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए ये एनपीआर तैयार किया गया है, और जनगणना से या नागरिकता से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें थी नागरिकता को लेके।